बिजनेस गैस यहाँ से निकलता है इस नाले से, उससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ के लाइफ स्पैन जो है उसमें गिरावट आ रहा है। जिस व्यक्ति को 70 साल जीना है वो 50 साल जी रहे हैं। सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और निगम प्रशासन निश्चित तौर से इस बात को लेकर गंभीर है। सरकार को वो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। इंद्रदीप जी, जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है, ढोलक पे ताल लगा दी है, क्या कहेंगे? अब तो मतलब ऋण पे ऋण बढ़ता जा रहा है। उनको तो दिल से धन्यवाद दूंगा अपनी वार्ड की देवतुल्य जनता का कि दूसरी बार फिर से मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट देने का काम किया है। तो उनके मतलब जज्बे को मैं सलाम करूंगा। और मैंने कहा जैसा कि उनका ऋण जो है, चूँकि जो सम्मान और मान हमको मिला है यहाँ की जनता के द्वारा, तो उस कर्ज को तो मैं चुका नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ उनके अक्षर से उनके आदेशों का पालन कर सकता हूँ। इसके लिए मैं उनको वचन दे सकता हूँ। वो जब चाहे एक फोन करें, हम उनके लिए हर वक्त उनके लिए तैयार रहेंगे और यही आशा करते हैं। और निश्चित तौर से उनके आदेशों का हम निर्वहन किए हैं, तभी जाकर के उन्होंने दोबारा मुझे जिताने का काम किया है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम उनके आशाओं को पूरा कर सकें। क्षेत्र की जनता ने सम्मान दिया है, साथ साथ जिम्मेदारी भी बड़ी दे दी है। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी दी है। जिम्मेदारी क्या है कि आप पिछली बार भी चूँकि वार्ड काउंसलर होने के साथ साथ श्रीमती सीता साहू ने भी एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी मेरे कंधे पे दे दी थी। उन्होंने अपना नगर निगम कैबिनेट का मेंबर बना करके, तो मैं बड़ी ईमानदारी से 5 साल अपने उन कर्तव्यों का भी निर्वहन किया। मैं वार्ड के साथ साथ पूरे शहर की जो नीति निर्धारण समिति होती है उसके सदस्य होने के नाते इस शहर की रूपरेखा वो बदलने में भी अपना योगदान हमने दिया था। वो चूँकि ताकत अगर ये लोगों ने अगर पार्षद नहीं बनाया होता तो शायद मैं मंत्री नहीं बनता नगर निगम का। फिर से इन्होंने पार्षद बना दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर फिर से अगर मुझे पटना नगर निगम का मंत्रिमंडल के सदस्य बनने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो अपने वार्ड की बेहतरी के लिए काम कर सकता हूँ। और आप देख लीजिए, अगर मैं शायद स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर ना होता तो शायद 16 करोड़ की राशि से अपने वार्ड को मैं सजा संवार नहीं सकता था। तो ये प्रयास है और आगे चूंकि इस ऋण को चुकाना और यहाँ काम करने का काफ़ी स्कोप है इस वार्ड में। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी कोशिश होगी कि मैं उन तमाम चीज़ों को मैं दूर कर सकूं, दुरुस्त कर सकूं। अब हमारे कुछ इशूज़ अब शेष रह नहीं गए हैं, जैसे कि राशन कार्ड का इशू अब नहीं रह गया, मोटा मोटी मैंने उसको टैकल कर दिया है। पेंशन की जो स्थिति थी उसको हम लोगों ने पूरी तरह से कर दिया है। कुछ लोग जो आज की तारीख में अब जब 60 पार हुए होंगे तो उन लोगों का पेंशन बना दूंगा। चंद लोग जो छूट गए उनको राशन कार्ड बना दूंगा। सफाई व्यवस्था हमने दुरुस्त कर रखा है, रोशनी की व्यवस्था हमने मुकम्मल कर रखा है। तो ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि अर्बन हेल्थ को लेकर के एक प्रयास है कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता थी। और पिछले स्टैंडिंग कमेटी ऑफ बोर्ड में मैंने इसका अप्रूवल ले लिया है 6.5 करोड़ रुपए का। तो अभी चूंकि मामला न्यायालय में चला गया, सरकार ने रोक लगा दिया था, तो अभी उसको कोर्ट में हमने चुनौती दी है। तो एक हाईटेक हॉस्पिटल जो होता है वो इस वार्ड को देने का, और न केवल इस वार्ड को, पूरे 75 वार्ड में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण करने की हमने स्वीकृति दी है। तो शुरुआत हमने वार्ड 48 और 38 से किया है। तो आने वाले दिनों में एक स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सके। प्राइमरी एजुकेशन को लेकर चूंकि उसमें गुणात्मक बदलाव की जरूरत है और जिस तरह से मतलब उसमें गुणात्मक गिरावट आई है, तो सरकार को भी इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि केवल खिचड़ी खिलाने से बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती है। हम तो बच्चों को आज जिस स्थिति में ला दी है, बच्चे केवल खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा नहीं हैं। और मेरा यह मानना है कि एक रिक्शा चालक भी है, अगर जो रेवड़ी वाले लोग हैं, आज भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। तो सरकार को इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर इतना गिरावट कैसे आ गया कि एक साधारण से साधारण और गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पे उनको भरोसा और विश्वास नहीं रह गया है। एक उसमें गुणात्मक बदलाव की जरूरत है। और चूंकि प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ जो है और त्रिस्तरीय सरकार का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य से ये तमाम अधिकार सरकार द्वारा छीन लिए गए हैं। तो हम लगातार न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सरकार के इन तुगलकी फरमानों को और इन नियमों को। तो आशा है कि प्राइमरी एजुकेशन जिस दिन हमारे नगर निगम के हाथ में आ गया तो आपको एक गुणात्मक बदलाव दिखेंगे। और जो आज की तारीख में मजदूर वर्ग के लोग या गरीब से गरीब वर्ग के लोग अपने बच्चों को साधारण से साधारण प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, वो फिर से इन सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो विश्वास जगाने का काम हम कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे आने वाले दिनों में। ये हो गई। दूसरा है कि सैदपुर नाला, आप देख लीजिए, सैदपुर नाला ही नहीं, पटना शहर के वो तमाम बड़े खुले नाले जिसको कि ढाक करके अगर वहाँ आप
व्यवस्था हम करा दें, सड़क का निर्माण करा दें, तो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था अपने दुरुस्त हो जाएगी। सरकार को वो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। ये सरकार जो है अर्बन को जब तक प्राथमिकता नहीं देगा, अर्बन क्षेत्र को, पटना राजधानी है और पटना जैसे शहर में 9 बड़े खुले नाले हैं और लोग को चलने के लिए सड़क नहीं है, केवल उसको पाट के सड़क बना दे, ट्रैफिक का सारा इशू आने वाले 50 साल तक के लिए दूर हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। और चूंकि हम तो, मेरे वार्ड से सैदपुर खुला नाला गुजरता है, इसका उद्गम स्थल हमारे वार्ड से है, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि सैदपुर खुले नालों को पाट करके कैसे सड़क बना दिया जाए, तो यहाँ के लोगों की आबू हवा बदल जाएगी। चूंकि पॉइजनस गैस यहाँ से निकलता है इस नाले से, उससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ के लाइफ स्पैन जो है उसमें गिरावट आ रहा है। जिस व्यक्ति को 70 साल जीना है वो 50 साल जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और निगम प्रशासन निश्चित तौर से इस बात को लेकर गंभीर है। आने वाले दिनों में इन चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। नया साल है, क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता को तो मैं दिल से आभार और धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे पुनः अपनी सेवा का अवसर दिया है और एक झोपड़ी से निकाल करके, जो आमतौर पे ये कंसेप्ट होता है कि झोपड़पट्टी के लोग किसी कर्म के नहीं होते हैं, लेकिन मेरा तो यह मानना है कि इस दुनिया को अगर किसी ने सजाया और संवारा है, इन्हीं मेहनत का मजदूरों ने सजाया और संवारा है। आज बड़ी बड़ी इमारतें जो देख रहे होंगे वही इसी झोपड़ी के लोगों ने बनाया होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके ये हकदार होते हैं। ताजमहल किसने बनाया? तो शाहजहां ने बना दिया, लेकिन उसमें कितने मजदूरों ने अपना बलिदान दिया होगा उसको बनाने में, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि इन तमाम लोगों को, और मैं जिस वार्ड से आता हूँ ज़्यादातर लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो बस मैं कोशिश करूँगा कि उनके जीवन में एक गुणात्मक बदलाव आए, उनकी बेहतरी के लिए कामना करूँगा भी, और अपने लेवल पर जो भी हमसे हो सकेगा उनको हर वक्त उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला दिन उनका सुखमय हो, आने वाले वर्ष सुखमय हो, और अपने वार्ड के तमाम लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।